क्लास 10th मैथ्स इसके जितने भी फॉर्मूले एंड कॉन्सेप्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक। तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में पहला हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ नंबर्स गिवन है, उनके हमें फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो फैक्टर के लिए हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, 11, ये सब हमारे पास में यहाँ पे प्राइम नंबर्स है। तो 2 यहाँ पे ओनली एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या इवन है, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओड प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 1 से डिवाइड होगा और ये 2 से डिवाइड होगा। 3 की बात करेंगे, 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो प्राइम नंबर है वो या तो जो नंबर खुद है उससे डिवाइड हो रहा है या फिर वो 1 से डिवाइड हो रहा है, तो उनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो यूनिट डिजिट या जिसको हम बोलते हैं लास्ट डिजिट वो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है तो वो 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल ले रखा है 140। तो 140 में यूनिट डिजिट क्या 0 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना 70। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 156। तो 156 में 6 यहाँ पे यूनिट डिजिट है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 78 आएगा। फिर 3 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या करना है कि जितने भी हमें यहाँ पे डिजिट गिवन है इनका हमें सम कर लेना है। 3, 8, 2, 5 है, इनको मैं ऐड करूंगा तो 18 आ रहा है। यहाँ पे 18 आ रहा है, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अगर इनका सम अगर 3 से डिवाइड नहीं है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 39। 3 + 9 12, तो 12 3 से डिवाइड होगा तो ये जो 39 है ये भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट हमारे पास में 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 5 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या ध्यान में रखना है कि यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5 0 0 5, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। 10 एंड 25 में देख सकते हो यूनिट डिजिट 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो यहाँ पे आपको क्या फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 2 इंटू यूनिट डिजिट फिर माइनस रिमेनिंग डिजिट्स। अगर इनका डिफरेंस में लूंगा तो वो या तो 0 आना चाहिए या फिर वो 7 का मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे 49। तो देखो यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 है तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, उसके बाद में रिमेनिंग डिजिट यहाँ पे ओनली 1 है 4। अब इनको जब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 14। 14 7 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये नंबर भी यहाँ पे 7 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर है 1001। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो रिमेनिंग डिजिट यहाँ पे क्या 100, ये जो 3 डिजिट है 100, ये यहाँ पे रिमेनिंग डिजिट है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 100। 2 माइनस 100 कितना माइनस का 98, बट हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो कितना आएगा 98। अब 98 देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस का मतलब क्या है कि 1 3 5, ठीक है। उसके बाद माइनस करना सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस होते हैं 2 4 6, ये भी हमारे पास में 0 या फिर 11 का मल्टीप्लाई अगर आ रहा है तो वो 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 4 3। तो देखो फर्स्ट प्लेस पे 1 है, सेकंड पे 4 है, थर्ड पे यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे देखो ओड प्लेसेस है 1 एंड 3, तो इनका सम करेंगे 1 पे कितना 1, 3 पे 3, तो 1 + 3 फिर माइनस, और यहाँ पे देखो इवन प्लेसेस पे 4 है तो माइनस का 4 करेंगे, यहाँ पे कितना 0, तो ये 143 यहाँ पे 11 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 5 7 3 1। तो यहाँ पे देखो ओड प्लेसेस पे क्या क्या आ रहा है मेरे पास में 1 एंड 3 पे 5 एंड 3 आ रहा है, तो 5 + 3 करूंगा फिर माइनस। इवन प्लेसेस पे 7 आ रहा है और 1 आ रहा है तो 7 + 1, तो यहाँ से भी कितना 0 आ रहा है, तो ये नंबर भी 11 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 का रूल, यूनिट डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे रिमेनिंग डिजिट्स। अगर वो 13 से डिवाइड होंगे तो वो नंबर भी क्या होगा 13 से डिवाइड होगा। 39 यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 9, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, रिमेनिंग डिजिट यहाँ पे 3 है। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना 78।
78 13 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 7384, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना 4 है, तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रिमेनिंग डिजिट है 738, माइनस कर दूंगा 738। इसको जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 702 13 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट हमारे पास में 17 का रूल, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करना रिमेनिंग डिजिट्स, अगर ये 17 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 17 से डिवाइड होगा। यहाँ पे हमारे पास में यूनिट डिजिट कितना 9, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और रिमेनिंग डिजिट है 742, तो इसको जब सोल्व करूंगा तो 697 17 से डिवाइड हो रहा तो ये नंबर भी आपका 17 से डिवाइड होगा। इसके बाद में 19 का डिविजिबिलिटी का रूल है, यूनिट डिजिट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे ध्यान में रखना प्लस करना में रिमेनिंग डिजिट्स, अगर ये 19 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 19 से डिवाइड होगा। 437 में यूनिट डिजिट 7 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, उसके बाद में जो रिमेनिंग डिजिट है वो कितना 43 है तो यहाँ पे 43 लिखूंगा। यहाँ से हमारे पास में 57 आ रहा है तो 57 19 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर भी 19 से डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास में कुछ डिविजिबिलिटी के रूल थे। अब HCF एंड LCM की मैं यहाँ पे बात करता हूँ। तो HCF क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर, एंड LCM में हम ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। इसका क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हमने दो नंबर ले रखा है 336 एंड 54। अब यहाँ पे देखो 336 को अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा, देखो यूनिट डिजिट 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा। यूनिट डिजिट 4 है, ये भी यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा। यूनिट डिजिट 2 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ गया, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिविजिबिलिटी के रूल में क्या बताया था, इन दोनों को ऐड करना, 2 + 1 कितना 3, 3 से डिवाइड हो रहा तो ये भी यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 7 आएगा। अब 7 क्या होता है, प्राइम नंबर, तो ये प्राइम नंबर है तो ये ओनली 7 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास में ये जो 336 है इसके प्राइम फैक्टर ये आ गए। अब इसके बाद में देखो हमारे पास में 54 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा। यूनिट डिजिट 7 आ गया, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करेंगे, 7 + 2 9 है तो ये यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 3 से डिवाइड होगा, 3 प्राइम नंबर है तो 3 से डिवाइड होगा। तो 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 3। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो इन चारों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, फिर यहाँ पे 3 × 7 आ जाएगा। ऐसे 54 में देखो 3 की पावर 1 2 3, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 आएगी। अब HCF में आपको क्या करना है, HCF में इन दोनों में आपको देखना, इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है। उसके बाद में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 7 इसमें है बट यहाँ पे नहीं है। तो जो भी मेरे पास में कॉमन है उनको लिख लेना है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 3, तो 2 लिखूंगा 3 लिखूंगा। अब आपको क्या करना, इनमें जो स्मॉलेस्ट पावर है, 2 की पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना 1 है, तो 2 की पावर 1 लेंगे। फिर ऐसे देखो 3 की पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या लेना है, यहाँ पे जिसकी पावर कम है तो यहाँ पे 3 की पावर 1, तो यहाँ से कितना आएगा, 2 × 3 6 आएगा। अब LCM में आपको क्या करना है, LCM में क्या कर लेना, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लिख लेना। कॉमन यहाँ पे देखो 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर 4 है तो 2 की पावर 4। उसके बाद में 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 की पावर 1 3 की पावर 3, तो यहाँ से क्या लिखूंगा, 3 की पावर 3 लिखूंगा। उसके बाद में जो रिमेनिंग फैक्टर है उनको भी लिखना है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 आ गया, 3 आ गया, 7, तो 7 लिखेंगे और इसमें 2 और 3 ऑलरेडी आ गया। तो LCM में क्या करना है, जो भी हमारे पास में कॉमन आ रहा है उनकी हाईएस्ट पावर लेना है और जो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर है उसको भी लिख लेना है। बट HCM में क्या करना, जो भी कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर लेके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये HCF आ जाएगा और यहाँ पे LCM आ जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 3 की पावर 3 27 और इनटू में 7, इसको सोल्व कर लेना, तो ये हो गया HCF एंड LCM। इसके बाद में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि HCF ऑफ A
कोमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। अगर मेरे पास में दो पॉजिटिव इंटीजर्स मुझे गिवन है तो उस केस में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इनका जो एचसीएफ एंड एलसीएम है इनको मल्टीप्लाई करूंगा और वो जो दो नंबर उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो सेम आएंगे। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखा है ए की वैल्यू 336 एंड बी की वैल्यू कितनी है 54। इनका एचसीएफ कितना आया था 6 और एलसीएम कितना 3024। तो इनको जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये वैल्यू आ रही है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमारे पास में एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे 17, 23 एंड 29। अब यहाँ पे देखो 17, 23, 29 क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर जो नंबर गिवन है उससे डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17, 23 और 29। अब इनमें मेरे पास में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जब कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो उसका एचसीएफ होगा 1, ये ध्यान में रखना है। अब देखो 17 को क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 17, 23 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 23 एंड 29 को 1 इंटू 23। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब आपके पास में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उस केस में जो एचसीएफ है वो कितना होगा, मेरे पास में 1 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको हम यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे व्हेन नथिंग इज कॉमन देन द वैल्यू ऑफ एचसीएफ विल बी 1। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एलसीएम में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ये जो रिमेनिंग आपके पास में फैक्टर है उनको लिख देना है। तो यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसके बाद में हमारे पास में देखो कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। इसके एग्जाम्पल में 6 ले रखा है, 10 ले रखा है। तो 6 1 से डिवाइड होगा, उसके बाद 2 से, 3 से, 6 से, ऐसे 10 1 से होगा, 2 से, 5 से, 10 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो 1 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। तो हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसे 10 में भी देख सकते हो 1 10 के अलावा फैक्टर क्या आ रहा है 2 5 और यहाँ पे 2 3 आ रहा है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। तो 6 एंड 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो अनडिफाइंड या इन्फानाइट हो जाता है। इसके बाद में P एंड Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के सेट को हम I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। फिर -1 -2 -3 इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। अब ये जो 1 2 3 4 5 है ये क्या मेरे पास में पॉजिटिव इंटीजर्स, और यही क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये -1 -2 -3 इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखो रेशनल नंबर में क्या P/Q, P एंड Q क्या इंटीजर्स है। तो देखो 2/3 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। देखो 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। फिर 5/2 भी क्या रेशनल नंबर, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे 20/30 भी इसमें आएगा आगे, 20 30 40 50 ये भी रेशनल नंबर है। 40/30 भी क्या रेशनल नंबर है। -1/2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ऐसे ये सारे के सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। इसके बाद इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और यहाँ पे भी Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। प्राइम नंबर्स क्या बताए थे, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। √2 √3 √5 ये सब क्या इरेशनल नंबर। एंड पाई भी क्या होता है हमारे पास, इरेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो आपको ये ध्यान में रखना, पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब इसके बाद में आपको ये एक थ्योरम है, ये ध्यान में रखना है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। √2 √3 √5 इनको अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना, वहाँ पे इस थ्योरम का यूज होता है। तो यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, इफ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या ध्यान में रखना, चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P(x) या फिर आप इसको y से रिप्रेजेंट करोगे, A0 + A1x + A2x² + A3x³ और यहाँ पे कहाँ तक ANxn, और an 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो n है वो क्या आपके पास में होल नंबर होना चाहिए।
होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो ये जो a0 a1 a2 a3 an क्या कॉन्स्टेंट्स है और x1 x2 x3 क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं इस फॉर्मूले में। अब यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल। n इक्वल्स टू अगर मैं 0 लूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा y इक्वल्स टू a0 x0। यहाँ पे देख सकते हैं y इक्वल्स टू हमारे पास में ये गिवन है तो इसमें हमें क्या करना है n की वैल्यू 0 पुट करनी है। a0 x की पावर 0 तो a0 और x की पावर 0 1 तो क्या आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट वाला आएगा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा n इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू a0 x0। x की पावर 0 कितना होता है 1 तो y इक्वल्स टू a0 यहाँ पे कांस्टेंट है y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट तो इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल और इसकी डिग्री कितनी होगी 0 होगी। अब यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल y इक्वल्स टू 2 गिवन है 2 क्या कांस्टेंट तो इसको लिख सकता हूँ 2 के इंटू में x की पावर 0 x की पावर 0 कितना होता है 1 तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी 0 तो डिग्री कितनी होगी इसकी 0। ऐसे y इक्वल्स टू 7 भी क्या मेरे पास में कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल है। नेक्स्ट अगर n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो a1 x1 तो ये आपके पास क्या बनेगा a0 प्लस a1 x1। ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट करना हमारे पास में देखो a1 x1 यहाँ तक आ रहा तो ये पूरा हमें लेना है। अगर n इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा तो a2 x2 तो मेरे पास में यहाँ तक आएगा। ठीक है a इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये पूरा आएगा। ऐसे हमें यहाँ पे लिखना है। तो अगर मैं n इक्वल्स टू यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो a0 प्लस a1 x तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ax प्लस b। देखो a1 कांस्टेंट इसको हमने a ले रखा है x की पावर 1 कितना हो जाएगा x फिर a0 भी कांस्टेंट है इसको हमने b ले रखा तो आपके पास में y इक्वल्स टू ax प्लस b आ गया। अब इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। x की पावर 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। यहाँ पे देखो x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री होगी 1। इसके बाद में n इक्वल्स टू हम 2 पुट करेंगे और ये जो एग्जाम्पल है ये भी किसके हैं ये है लीनियर पोलिनोमियल के। तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी 1 है। अब मैं n इक्वल्स टू 2 पुट करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा a2 x2 तो ये मेरे पास में आएगा। अब ये क्या मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसको मैं लिख सकता हूँ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। देखो a0 a1 a2 ये कांस्टेंट है x की पावर 1 हो जाएगा x और x स्क्वेयर है तो x स्क्वेयर। अब इसकी डिग्री देखो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी 2 है तो डिग्री कितनी होगी 2 और इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और ये इसके यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देख सकते हो y की पावर 2 है x की पावर 2 यहाँ x की पावर 2 x स्क्वेयर भी क्या यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर n इक्वल्स टू मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो मेरे पास में ये आएगा। अब यहाँ पे देखो a3 की जगह a पुट कर रखा है a2 की जगह b a1 की जगह c एंड a0 की जगह d तो मेरे पास में ये यहाँ पे बन जाएगा और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है इसको बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल और ये सारे जो एग्जाम्पल है ये किसके क्यूबिक पोलिनोमियल के हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हमने एक पोलिनोमियल ले रखा है तो p ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना देखो जीरोस का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जिस पे ये क्या हो जाए 0 हो जाए। तो x इक्वल्स टू मैं जैसे यहाँ 4 पुट करूंगा तो p4 इक्वल्स टू x की जगह में 4 पुट करना तो यहाँ पे 0 आएगा। ऐसे ही मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो भी ये 0 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 4 क्या हो जाएंगे इसके जीरोज हो जाएंगे। तो हमें x की जगह क्या करना k पुट कर देना है और p ऑफ k को क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएंगे इस पोलिनोमियल के जीरोज हो जाएंगे। ठीक है अब इसके बाद में देखो जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल की बात करता हूँ। तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1 होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 3। ठीक है अब यहाँ पे ये जो 2x प्लस 3 है अब इसमें हमें क्या कर देना x की जगह k पुट कर दो। ठीक है और p ऑफ k क्या हो जाएगा 2k प्लस 3 x की जगह हम k पुट करेंगे और इसको मैं 0 के इक्वल कर दूंगा तो यहाँ से k की वैल्यू -3/2 -3/2 इसका क्या होगा जीरोज होगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है p ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस b गिवन है तो इसका जीरोज क्या हो जाएगा ये लीनियर पोलिनोमियल है -b/a।
तो यहाँ पे b क्या देखो कांस्टेंट टर्म और a क्या आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ x। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा 2x + 3। तो इसका हमें ग्राफ बनाना, तो आपको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y कितना 3। दूसरी बार क्या करोगे, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x आएगा -3/2। तो यहाँ पे देख सकते हो x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y आ गया 3। उसके बाद y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x आएगा -3/2। इन पॉइंट से हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x डैश ये यहाँ पे होता है ओरिजिन y और y डैश, इस तरफ होता है 1 2 3 प्लस का, और ये नेगेटिव x डैश है तो यहाँ पे -1 -2 -3। और यहाँ पे देखो y में ये पॉजिटिव वाला तो 1 2 3, और यहाँ पे ओरिजिन से नीचे की तरफ आ जाएंगे माइनस में। तो पहला पॉइंट क्या था मेरे पास में 0,3, तो x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे। तो यहाँ पे देखो ओरिजिन होता 0,0, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे 0x। फिर y की वैल्यू 3 है तो y पे 1 2 3, तो ये पॉइंट हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड पॉइंट में क्या करोगे, x की वैल्यू -3/2, -1 -2 के बीच में आएगा -3/2, एंड x डैश पे क्या होता है, y 0 होता, तो ये पॉइंट आएगा। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी। ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देखो एक एग्जांपल ऐसे हमें क्वेश्चन गिवन होगा, इसमें पूछेगा कि जीरोज यहाँ पे कितने, ऐसे हमें ग्राफ देगा। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो आपके पास में यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, ये x डैश को जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने इसके जीरोज होंगे। तो फर्स्ट वाले में देख सकते हो यहाँ पे x डैश पे ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पॉइंट है ये आपका किस पे, y एक्सिस पे, तो इसको हमें नहीं लेना है। तो x एक्सिस पे यहाँ पे ओनली 1 पॉइंट होगा, एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1। इसके बाद में नेक्स्ट वाले में देखो x एक्सिस को यहाँ पे एक जगह कट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे भी कट कर रहा है, तो टोटल कितने 2, तो इसका आंसर कितना होगा 2। अब यहाँ पे देखो ये हमें नहीं लेना, ये यहाँ पे y एक्सिस आ गया। इसके बाद में देखो ये जो आपके पास में थर्ड वाले में यहाँ पे 1, उसके बाद 2 और यहाँ पे 3, तो इसका आंसर कितना होगा 3। नेक्स्ट वाले में देखो x एक्सिस को चेक करना, यहाँ पे कितना एक बार कट कर रहा, तो इसका आंसर होगा 1। ये भी x एक्सिस को ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा, तो यहाँ पे 1, और ये x एक्सिस को 1 2 3 4, तो इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। तो ये होता है ज्योमेट्रिकल, इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पे क्या गिवन है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो अगर हमारे पास में एक पॉलिनोमियल गिवन है ax² + bx + c एंड अल्फा एंड बीटा, इसके दो यहाँ पे जीरोज हैं, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा = -b/a। तो यहाँ पे देखो b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या आपके पास में x² का कोफिशिएंट है। उसके बाद में देखो इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, अल्फा × बीटा किसके इक्वल होगा, c/a के। तो c क्या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, और डिनोमिनेटर में तो a ही आ रहा है, यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी a, तो a यहाँ पे क्या कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने। और अगर हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके 3 यहाँ पे जीरोज गिवन है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा + बीटा + गामा = -b/a, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a, एंड अल्फा + बीटा + गामा = -d/a। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेना। अब इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर का मतलब क्या होता है, 2। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1 होगी। और यहाँ पे क्या बोला, 2 वेरिएबल, तो हमारे पास में 2 वेरिएबल होगा। तो एक हमने x ले रखा है, एक हमने y ले रखा है। तो a1x + b1y + c1 = 0। a1 b1 c1 यहाँ पे कांस्टेंट है, x एंड y यहाँ पे वेरिएबल है। सेकंड इक्वेशन लेता हूँ, a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो जाएंगे आपके रियल नंबर्स, ये कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जांपल हमने ले रखा है, ये 2 यहाँ पे हमारे पास में लीनियर इक्वेशंस है, ये होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस।
अब देखो इनमें क्या क्या केस बनेगा, या तो दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेगी तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर दोनों लाइंस क्या होगी पैरेलल, या फिर एक के ऊपर एक लाइन होगी तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अब आपके पास में ये टेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। पेयर ऑफ लाइंस, यहाँ पे देखो तीन हमारे पास में पेयर गिवन है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, इनका रेशियो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। देखो A1 A2, तो A1 देखो अक्स के मल्टीप्लाई में 1 है और यहाँ पे कितना 3 है तो 1/3। ऐसे B1 B2 कितना होगा, देखो B1 कितना है -2 और B2 कितना +4 तो -2/4। ऐसे देखो C1 C2, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो कितना 0 और यहाँ पे -20 तो 0/-20। तो ऐसे हमें ये फाइंड आउट कर लेना है। A1/A2 अगर B1/B2 के इक्वल नहीं है तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों पे होगा तो उसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो दोनों इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब इसके बाद देखो अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो एक के ऊपर एक लाइन होगी, इन्फानाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अगर A1 A2 B1 B2 के इक्वल है बट वो C1 C2 के इक्वल नहीं है तो उनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है, लीनियर इक्वेशंस है सॉल्यूशन तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर। इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर, और डिपेंडेंट पेयर ऑलवेज क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर होता है। देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर। इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब एक के ऊपर एक लाइन है तो उसको डिपेंडेंट पेयर, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट पेयर। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन से, तो पैरेलल लाइन से तो वहां पे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ओनली वन पॉइंट है वो कॉमन होगा, वो इन दोनों लाइंस पे होगा तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, और इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। इसके बाद अगर कॉन्साइड लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है तो यहाँ पे इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे कितने पॉइंट आ सकते हैं, इन्फानाइट, क्योंकि एक लाइन होती है वो इन्फानाइट पॉइंट से मिलके बनी होती है तो इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर, या फिर इसको बोल दोगे आप कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन के केस में क्या हो जाएगा, दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो उस केस में नो कॉमन पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हो कोई भी पॉइंट नहीं है जो इन दोनों लाइन पे हो तो इसका हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, और ये होता है इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे हमने दो यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन ले रखी है। अब यहाँ पे देखो A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। अगर मेरे पास में तीनों रेशियो इक्वल आ गया तो एक के ऊपर एक लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे, कंसिस्टेंट होगा। अगर A1 A2 B1 B2 के इक्वल है बट C1 C2 के इक्वल नहीं है तो उसको हम पैरेलल लाइन बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ये फॉर्मूले लिखे होंगे तो वो या तो एग्जाम्पल में यूज हुए होंगे या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में यूज हुआ होगा तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना, जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हो, आपको लगता है कि ये फॉर्मूला मैं भूल सकता हूँ तो एक बार तो आप क्या करना, उसको लिख ही लेना। बट आप जैसे जैसे उस नोट्स को रिवाइज करते जाओगे तो फॉर्मूले कम होते जाएंगे। अगर फर्स्ट टाइम में जो फॉर्मूला आपके माइंड में नहीं आ रहा है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर रखा है, तो उसको भी अपने शॉर्ट नोट में लिख लेना है, और उसको जब आप रेगुलर बेस पे रिवाइज करते रहोगे तो वो फॉर्मूले आपके याद होते जाएंगे। तो उसके बाद में धीरे धीरे आपको एक चैप्टर में से 2-3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, सारे फॉर्मूले याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, है ना। बट मैं यहाँ पे इसलिए ये पूरा बना के दे दिया कि जिससे अगर आप फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो आप अपने हिसाब से इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। तो इसको रिवाइज करते रहना, उससे आपका क्या होगा, फॉर्मूलों का या फिर ये जो शॉर्ट नोट्स हैं वो कम होते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर आपके एग्जाम में आ गया किसी क्वेश्चन में पेरीमीटर और रेक्टेंगल, अगर ये फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप कैसे सोल्व कर पाओगे। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसके एक राउंड लगाने में क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। देखो अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो अक्स आया, फिर वाई, फिर एक्स, फिर ये वाई आ गया, एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो इनको ऐड कर देना, आप कहीं से भी स्टार्ट हो जाना। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हो वाई एक्स
वाई अक्स, ये होता है इसका पेरीमीटर। इनको ऐड करूंगा तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा तो 2x प्लस वाई आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में इसके जो मेथड्स है, एक तो था ग्राफिकल मेथड जो 3.1 3.2 में हम स्टडी करते हैं। एल्जेब्रिक मेथड में हमें 2 मेथड पढ़ने होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, एंड एक मेथड और था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो अभी सिलेबस में नहीं है। तो ये 2 मेथड हमें यहाँ पे पढ़ने, तो इसको मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, ये 2 हमारे पास में इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 से x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है 5 माइनस वाई, और इसको इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे x की जगह 5 माइनस वाई, और जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो y की वैल्यू आएगी 6/5, और यहाँ से ये y की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, तो हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करके सोल्व कर लेना है, ये तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, देखो एलिमिनेट करना होगा, तो किसी भी एक वेरिएबल को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे देखो 2x ऑलरेडी है, और 2 से मल्टीप्लाई करके 2 को 3 से माइनस करेंगे तो x हट जाएगा। अगर आपको y एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन नंबर 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे भी माइनस का 3y बनेगा और यहाँ पे माइनस का 3y होगा, तो यहाँ से y एलिमिनेट हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं पहले x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, आप चाहो तो y को भी कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। तो जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, आपको ये मल्टीप्लाई वाला कैसे देखना, देखो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में 2 है तो इसको 2 से कर देना, और यहाँ पे कितना -3 तो इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना, तो आप कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। तो जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 में से 3 को माइनस करेंगे, जैसे ही माइनस करते हैं यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस था माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो +2 -2 कैंसिल होगा, और यहाँ पे माइनस का 3y माइनस का 2y माइनस का 5y +4 -10 -6, तो y की वैल्यू 6/5। अब ये जो y की वैल्यू है 6/5, इसको इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में कहीं पे भी पुट कर देना, बट ऐसी जगह पुट करना जिससे कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो जैसे ही 6/5 पुट करूँगा x की वैल्यू आएगी 19/5। तो ये होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। a, b एंड c क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। a + b का होल क्यूब एंड a - b के होल क्यूब, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने। उसके बाद में 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + 1। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर मैंने 1 को x ले रखा तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 को क्या लिख सकता हूँ 1 + 1, तो ये यहाँ पे कितना 1 ज़्यादा है, तो अगर 1 को x ले रखा तो 2 को x + 1 लूँगा। ऐसे ही अगर मैंने x यहाँ पे क्या ले रखा 4, तो 5 को क्या लिख दूंगा 4 + 1, तो ये क्या हो जाएगा x + 1। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, स्पीड इनटू टाइम के। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 2 मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अब यहाँ पे मिडिल टर्म कितना -3x है। अब इसको हमें स्प्लिट करना है, इसको हम कैसे करेंगे, देखो ऐड करने पे हमारे पास में कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, आपके पास में मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -10 आना चाहिए, ठीक है। -3x को लिख सकता हूँ -5x + 2x। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा, x आ रहा, तो x -5, और ये जो सेम ब्रैकेट है इसको यहाँ पे लिख देना x -5। इसके बाद में आपको क्या करना, ये जो x और यहाँ पे कितना 2x है, तो 2x को क्या कर देना, इस x से डिवाइड कर देना, कितना +2, तो यहाँ +2। अब इन दोनों में कॉमन क्या रहा, ये ब्रैकेट, तो यहाँ से x + 2 = 0, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा x -5 = 0, या फिर x + 2 = 0, x की वैल्यू 5 एंड यहाँ पे x की वैल्यू -2। अगर इन सब में आपको दिक्कत है तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेना। अगर किसी भी चैप्टर में कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो उसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाके आप देख लेना, वहाँ पे आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने इस चैनल पे पूरा सिलेबस आपका डाल रखा है, उसके एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एंड उसको एग्जाम में कैसे लिखना वो भी मैंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ, पूरा लिखा हुआ है। तो आप पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लेना। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस एक्सरसाइज का आप इंट्रोडक्शन जाके देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद में देखो सेकंड मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पे देखो बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब ये क्यों होगा, देखो रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो या तो 0 आएगी या फिर वो पॉजिटिव आएगी, तभी रूट डिफाइंड होगा, और रूट नेगेटिव वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अभी हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास में ये स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, एक बार आपको प्लस वाला साइन लेना, तो 5 + 1/6 यहाँ से 1, और एक बार मैं यहाँ पे माइनस का साइन लूंगा तो 5 - 1 तो यहाँ से 2/3, तो ये 2x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में देखो बी स्क्वेयर माइनस 4ac को हम कैपिटल D से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स की जब बात करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है d इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो ये रूट डिफाइंड होगा, तो एक बार प्लस वाली वैल्यू, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो दो अलग अलग रूट आएंगे, तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 हमारे पास में अलग अलग रूट आए थे। अब इसके बाद में आप क्या करना कि अगर मेरे पास में d इक्वल्स टू 0 आ गया, अगर d इक्वल्स टू 0 है, उस केस में बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या होगा, 0। तो ये रूट वाली वैल्यू भी 0, ये भी 0, तो -b/2a, यहाँ से भी -b/2a, तो दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर d लेस देन 0 है तो ये रूट में डिफाइंड नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स। अब इसके बाद में चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में AP बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। a यहाँ पे होता है फर्स्ट टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, d इक्वल्स टू a2 - a1, या फिर a3 - a2, या फिर an - an-1। यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वाली टर्म इसको हम बोलते हैं a1, इसको मैं बोलता हूँ a2, तो a2 - a1 ये हो गया a3, ये हो गया a4, तो a3 - a2, तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो एक एग्जांपल है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। 3 में 2 ऐड करूंगा 5 में 2 ऐड करेंगे 7 में 2 ऐड करूंगा 9, तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर रहे हैं। तो ये जो फिक्स नंबर है इसी को हम बोलते हैं d, और इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी में हम जितना भी नंबर ये ऐड कर रहे हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है, AP बन जाती है। और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 भी हो सकता है। अब फाइनाइट AP क्या होता है, जिसमें लास्ट टर्म हमें गिवन, देखो 1 2 3 4 5, तो यहीं पे एंड हो रहा है, 2 4 6 यहीं पे एंड हो रहा है। इनफाइनाइट AP का मतलब क्या होगा, जिसमें लास्ट टर्म हमें नहीं गिवन है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अगर जिसमें मुझे यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं गिवन है वो तो हो जाएगा इनफाइनाइट AP। अगर लास्ट टर्म गिवन है उसको हम बोलेंगे फाइनाइट AP। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला किसी न किसी क्वेश्चन में यूज हुआ तो मैंने लिख दिया, A इक्वल्स टू P 1 + R/100 की पावर n, A अमाउंट, P प्रिंसिपल, R रेट और n है टाइम इन ईयर्स। उसके बाद n टर्म ऑफ AP, तो ये मेरे पास AP का जनरल फॉर्म होता है a + d, a + 2d, कहाँ तक, a + n - 1d। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, a2 का मतलब सेकेंड टर्म, ऐसे ये मेरे पास an है, इसको हम बोलते हैं n टर्म या फिर लास्ट टर्म। तो an इक्वल्स टू a + n - 1d, ये फॉर्मूला याद रखना है।
ए एन को हम यहाँ पे एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। तो ए होगा फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ए एन है एन टर्म या जनरल टर्म, एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स और टोटल टर्म्स, एल हो गया लास्ट टर्म। इसके बाद में एमथ टर्म फ्रॉम एंड, तो ए एम एंड इक्वल होगा ए एन माइनस एम प्लस वन बिगिनिंग। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100, पी प्रिंसिपल, आर रेट और टी है टाइम इन ईयर्स। उसके बाद एस एन का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, तो एस एन किसके इक्वल होगा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1d। एस एन होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। अभी यहाँ पे ये जो 2a है इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस एन माइनस 1d, क्या मेरे पास में ये है आपका एन टर्म या लास्ट टर्म हो जाएगा। तो इसकी जगह ए एन लिख दूंगा, ए एन को हम एल से भी रिप्रेजेंट करते तो यहाँ पे एल लिख सकते हैं। तो एस एन के 3 फॉर्मूले हमारे पास में, तो ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। उसके बाद ए एन किसके इक्वल होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, सेम शेप होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ सर्कल ले रखे, अब इनकी शेप यहाँ पे क्या सेम है, रेडियस यहाँ पे डिफरेंस है, इनको हम बोलेंगे सिमिलर फिगर। कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे, शेप एंड साइज दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे सर्कल ले रखा है, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो इसकी भी हमें 1 सेंटीमीटर लेनी होगी। तो इनकी शेप एंड साइज दोनों सेम है, उनको हम बोलेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर्स। और यहाँ पे देखो सेम तो शेप है बट साइज इनके अलग है, रेडियस अलग अलग है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितने भी कॉन्ग्रेंट फिगर है वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर फिगर। देखो सिमिलर फिगर में क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। यहाँ पे शेप क्या रहती है, सेम रहती है। बट अगर कोई सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रेंट फिगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट भी आपको पता रखना है। ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रेंट, या फिर ऑल द कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। अगर कोई 2 पॉलिनोमियल है, अगर वो सिमिलर है तो उनके corresponding एंगल एंड उनकी जो साइड्स है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड सेम रेशियो में होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक थ्योरम आती है बीपीटी या थेल्स थ्योरम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। अभी ये जो आपके पास BC है इसके पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पे DE ले रखी है। तो बीपीटी में हमें क्या गिवन होगा कि जो DE है वो क्या BC के पैरेलल है, तो उस केस में AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, ये तो हो जाएगा बीपीटी। अब कन्वर्ट जो बीपीटी में क्या होगा, ये जो ट्राइंगल इसकी साइड्स का रेशियो हमें सेम गिवन होगा, तो हम बोल देंगे ये जो आपके पास में DE है वो BC के पैरेलल होगी। तो बीपीटी में क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल हमने यहाँ पे दूसरी साइड ले रखी है। इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, साइड AB को D पे कट कर रहा है, AC को E पे कट कर रहा है, अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये हमें यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट कर लेना। इसमें देखो DE BC के पैरेलल गिवन है तो हमें बीपीटी लगाना है। अगर हमें पैरेलल फाइंड आउट करना और वहाँ पे ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो गिवन है तो यहाँ पे कन्वर्ट ऑफ बीपीटी लगाना है। तो कन्वर्ट ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर लाइन अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये जो लाइन थर्ड साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद L1 L2 दो यहाँ पे मेरे पास में पैरेलल लाइन है, AB यहाँ पे बेस है। इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस यहाँ पे AB है, सेम है, तो यहाँ पे इनका जो एरिया वो भी सेम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB के। तो ध्यान में क्या रखना है, L1 L2 दो पैरेलल लाइन है और सेम बेस पे बने ट्राइंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद L और M यहाँ पे पैरेलल लाइन है, ये जो लाइन है इसको ऐसे कट कर रही, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा,
एंगल 3 7 के इक्वल, 4 8 के इक्वल होगा, इनको हम बोलते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। और यहाँ पे अल्टरनेट एंगल 3 6 के इक्वल होगा और 4 है वो 5 के इक्वल होगा, इनको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल। सो अल्टरनेट एंगल में जेड की शेप बनेगी, यहाँ पे देख सकते हो ऐसे जेड बन रहा है 3 6, और यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा तो 4 5, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ट्राइंगल ABC में अगर एंगल B है वो एंगल C के इक्वल गिवन है, तो इसके अपोजिट जो साइड है वो भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखो AB है वो AC के इक्वल होगा। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ पे देखो ट्रिपल A सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल, यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करेंगे तो दो ट्राइंगल मुझे गिवन है, तो यहाँ पे अगर इनके तीनों एंगल इक्वल है, A एंगल D के इक्वल है, B E के, एंगल C अगर एंगल F के इक्वल है, तो यहाँ पे ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो अगर इनके तीनों एंगल इक्वल है तो इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, AB अपॉन DE इक्वल होगा BC अपॉन EF इक्वल होगा AC अपॉन DF के। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल A क्राइटेरिया। अब डबल A क्राइटेरिया में क्या करना कि अगर दो एंगल इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। एंगल B एंगल E को हमने इक्वल ले रखा यहाँ पे x डिग्री, एंगल C एंड एंगल F को हमने इक्वल ले रखा y डिग्री के, तो डबल A क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद में ट्रिपल S सिमिलरिटी, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, AB अपॉन DE इक्वल है BC अपॉन EF इक्वल है AC अपॉन DF के, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर यहाँ पे रेशियो सेम है तो इनके तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। उसके बाद में SAS साइड एंगल साइड, तो इसमें क्या करना है, ट्राइंगल की ये जो दोनों साइड है और इनके बीच का जो एंगल है ये इक्वल होना चाहिए, और दोनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है तो ये भी सिमिलर होंगे। एंगल A अगर एंगल D के इक्वल है, AB अपॉन DE इक्वल है AC अपॉन DF के, तो ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करता हूँ तो एक पॉइंट मैंने ले रखा है यहाँ पे 3,2। अब यहाँ पे देखो 3,2 पे आने के लिए ये ओरिजिन है 0,0। अब यहाँ से देखो x कोऑर्डिनेट कितना 3 है, तो यहाँ पे x एक्सिस पे मुझे यहाँ पे 3 आना होगा। उसके बाद में देखो y एक्सिस पे कितना जाएंगे 1 और 2, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो O, उसके बाद यहाँ पे और ये पॉइंट, और ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो यहाँ पे 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अगर इसको मैंने x, y ले रखा है तो देखो px, y, तो ये कितना हो गया, x हो गया और ये हो गया y हो गया। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 एंड y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। तो px, y का मतलब क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ से देख सकते हो। अगर मैं x कोऑर्डिनेट की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये पॉइंट है, y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होती है x होती है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे देखो ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऐसे ही अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो होता है y कोऑर्डिनेट होता है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं अब्सिस का, एंड y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास में दो पॉइंट है, p पॉइंट x1 y1 एंड q पॉइंट है x2 y2। तो pq किसके इक्वल होगा, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये भी रूट के अंदर होगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो इनका जो डिफरेंस आएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर देखो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हो। बट हम यहाँ पे देखो पी क्यू का ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला, इसी को हम ज़्यादा यूज करते हैं, तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे लेके चलेंगे। अगर मेरे पास में ओरिजिन से डिस्टेंस पूछेगा तो ओरिजिन क्या होता है 0,0, तो x1 की वैल्यू भी 0 और y1 की वैल्यू भी 0, और पॉइंट मैंने p ले रखा x, y, तो x2 कितना होगा x और y2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो x2 की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा x, और x1 कितना 0 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y, उसके बाद y1 की वैल्यू 0, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
अब अगर मेरे पास में 3 पॉइंट गिवन है तो इन 3 पॉइंट से हमारे पास में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखे। अगर मेरे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड्स हमें क्या कर देनी है, इक्वल कर देनी है। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, इससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर स्केलन ट्राइंगल की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी। आइसोलिस ट्राइंगल में कोई 2 साइड इक्वल हो जाएगी और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहाँ से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब कोलिनियर क्या होता है, अगर 3 पॉइंट है वो एक ही लाइन पे तो उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। अब कोलिनियर हम कैसे चेक करेंगे, ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल है तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है कि जब भी मेरे पास में 3 यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट गिवन है वहां से मैं ट्राइंगल कभी भी नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि तीनों एक लाइन में तो यहाँ से ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं। तो कोलिनियर में क्या हमें ध्यान में रखना, ए बी बी सी सी ए में से किन्हीं 2 का योग तीसरी के बराबर होगा। तो किन्हीं भी 2 का अगर सम तीसरी साइड के इक्वल है तो वो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। अब ट्राइंगल की बात करेंगे तो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन होगा ए सी से, तो ट्राइंगल की 2 साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा ही होता है। अगर हमारे पास में 4 पॉइंट्स गिवन है तो फर्स्ट केस में अगर यहाँ पे देखो, अगर ए बी बी सी सी डी डी ए अगर इक्वल है तो वहाँ पे 2 केस बनेंगे, या तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो क्या होगा, रोम्बस होगा। तो स्क्वायर में देखो ए सी है वो बी डी के इक्वल होगा, इनके जो डायगोनल्स है वो इक्वल होंगे, बट यहाँ रोम्बस में वो इक्वल नहीं होंगे। अब सेकंड केस हम यहाँ पे लेते हैं कि ए बी सी डी के इक्वल है एंड बी सी डी ए के इक्वल है, तो यहाँ पे भी 2 केस बनेंगे। एक तो बनेगा रेक्टेंगल और दूसरा बनेगा पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल में ए सी है वो बी डी के इक्वल होगा, बट यहाँ पे पैरेललोग्राम में ए सी है वो बी डी के इक्वल नहीं होगा। अब सेक्शन फॉर्मूले की बात करता हूँ, तो सेक्शन फॉर्मूले में 2 पॉइंट ले रखा है P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो यहाँ पे देखो R एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट अगर मैंने x, y ले रखा है तो ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। ये जो पॉइंट R है वो इस PQ को m1 m2 के रेशियो में डिवाइड कर रखा है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, m1 को x2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस लगा के, m2 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। उसके बाद में y कोऑर्डिनेट के लिए क्या कर दोगे, m1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m2 को फिर मैं यहाँ पे y1 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 कर देना है। ठीक है, और ये इसको इंटरनली डिवाइड कर रखा है और यही हमारे सिलेबस में। अब यहाँ पे देखो R अगर यहाँ पे एक पॉइंट है x, y, ये इस PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, अगर वो हमें फाइंड आउट करना है तो रेशियो हम क्या लेंगे, k:1 लेंगे। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट के देखो m1 की जगह हमारे पास क्या आ गया, k, एंड m2 की जगह क्या आ गया मेरे पास में 1। तो k को मल्टीप्लाई करूंगा पहले किससे, x2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा x1 से, डिनोमिनेटर में k+1। उसके बाद में y कोऑर्डिनेट के लिए k को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा y1 से और डिनोमिनेटर में k+1। तो ये इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। उसके बाद में अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है तो मिड पॉइंट में हम कैसे करेंगे, देखो PQ अगर मेरे पास में कोई लाइन है, R एक पॉइंट है, तो अगर ये इसको 2:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो 2 को 2 से कैंसिल करूंगा तो 1:1 आएगा। अगर ये 4:4 में डिवाइड कर रहा है, अगर टोटल यहाँ पे 8 है तो ये मिड में क्या आएगा, तो इसका मतलब 4 इधर 4 इधर, तो यहाँ से भी कितना आएगा, 1:1 आएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले में हमें क्या ध्यान में रखना, वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो m1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 1 एंड m2 की वैल्यू भी 1 है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, 1 को x2 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस, और इस 1 को मैं x1 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर में 1 + 1। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए 1 को हम y2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और इस 1 को हम y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 + 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x2 + x1/2, y2 + y1/2, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे देखो हमने एक ट्राइंगल बना रखा है ABC,
और यहाँ पे ये जो बी 90 डिग्री, 90 की डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, और एंगल हमने ए थीटा ले रखा है, तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ए बी यहाँ पे इसका हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये ट्रिक होनी चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन कोस टेन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर, देखो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, पी अपॉन एच के, कोस किसके इक्वल हो जाएगा, बी अपॉन एच के, और टेन होगा पी अपॉन बी के। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, तो साइन का उल्टा क्या हो जाए, कोसेक, तो कोसेक में क्या लिखेंगे, एच अपॉन पी, तो यहाँ पे हमें नीचे से लेना है और इसमें हमें साइन में क्या करेंगे, ऊपर से लेंगे, जैसे रेशियो वैसे लिखना है, बट यहाँ पे कोसेक में क्या करेंगे, एच अपॉन पी। ऐसे देखो कोस का उल्टा क्या, सेक, तो एच अपॉन बी, और टेन का उल्टा कोट, तो कोट में क्या लूंगा, बी अपॉन पी लूंगा। अब इसके बाद में देखो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिखना, कोस अपॉन साइन, कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा क्या, साइन अपॉन कोस, तो इसका उल्टा कर देंगे कोस अपॉन साइन, तो कोट आएगा। उसके बाद में रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या लिखेंगे, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा के, तो यहाँ से देखो कोसेक को साइन की जगह ले जाऊंगा, साइन को यहाँ पे लेके आऊंगा, तो कोसेक थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा के। ऐसे ही कोस को लिखूंगा 1 अपॉन सेक, तो यहाँ से देखो सेक किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन कोस के। टेन थीटा इक्वल होगा 1 अपॉन कोट थीटा के, यहाँ से कोट थीटा होगा 1 अपॉन टेन थीटा के। साइन थीटा का होल स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा की पावर यहाँ पे मुझे -1 गिवन है, तो इसको हमें साइन इनवर्स थीटा नहीं लिखना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप ऐसे समझो, अक्स की पावर -1 को क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन अक्स। अगर साइन थीटा को अक्स लेता हूँ तो पावर यहाँ पे -1, तो 1 अपॉन अक्स, तो साइन थीटा की पावर -1 को लिख दोगे 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के इक्वल होता है। ऐसे यहाँ पे कोस है, तो 1 अपॉन कोस किसके इक्वल होगा, सेक के इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट आता पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये जो आपके पास में टेबल है ये आपको पता होनी चाहिए। और इस टेबल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री 30 45 60 90 डिग्री, तो आपको यहाँ पे कैसे लिखना, देखो 0 1 2 3 4 लिख लेना, 0 है तो 0, फिर 1 2 3 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड करेंगे और इसके ऊपर हमें रूट लगा देना है, सब पे रूट लगा देंगे, तो 0 अपॉन 4 कितना, 0, तो यहाँ पे 0। देखो 1 अपॉन 4, 1 का रूट 1 और 4 का 2, तो 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 4 इसको सोल्व करूंगा 1 अपॉन 2, तो यहाँ से 1 अपॉन रूट 2 आएगा। यहाँ पे देखो 3 अपॉन 2 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, 1 होगा। हमें बस ये साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे साइन थीटा की वैल्यू आ गई, कोस थीटा में हमें इसको यहाँ से उल्टा करके लिखना, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1, फिर रूट 3 अपॉन 2, तो यहाँ पे रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2 को यहाँ पे लिखेंगे, 0 को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो टेन थीटा के लिए क्या चाहिए, साइन अपॉन कोस, साइन भी है 10 है, तो यहाँ से हम टेन थीटा बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि 1 अपॉन 0 होता है इन्फानाइट, इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। उसके बाद में कोट थीटा, तो कोट क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास है, 1 अपॉन करेंगे तो हमारे पास कोट थीटा आ जाएगा। उसके बाद सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस, कोस हमने फाइंड आउट कर रखा है तो यहाँ से सेक बना लेंगे। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन हमें पता है तो यहाँ से ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि देखो साइन थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से, 0 से 90 में, और कोस में देखो 1 से स्टार्ट होकर 0 आ रहा है, तो कोस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये सब पॉइंट हमें ऐसे ध्यान में रख लेना। ठीक है, ऐसे देखो टेन थीटा की बात करता हूँ, 0 से कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी के लिए जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो कोट थीटा देखो इन्फिनिटी से 0 आ रहा है। सेक थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी, 1, फिर यहाँ पे देखो रूट 2 और 2 और इन्फानाइट, तो 1 या फिर 1 से ज़्यादा होगी। ऐसे ही कोसेक थीटा की अगर हम बात करेंगे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये सब इस टेबल से हम यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है 0 से 90 डिग्री में, तो जो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बट कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको ये 3 फॉर्मूले ध्यान में रखना, बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वैसे तो ये एक फर्स्ट वाला आपको ध्यान में रखना है, और इसी से हम ये दोनों फॉर्मूले बना सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे सी आ रहा है तो यहाँ पे भी सी आएगा। ठीक है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के इक्वल होगी या फिर 0 डिग्री से ज़्यादा होगी, बट 90 के इक्वल भी हो सकती या फिर 90 से कम होगी। ये है फर्स्ट वाले के लिए। अब सेकंड में देखो टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे 90 के इक्वल नहीं होगा, वो 90 से कम होगा, बट 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से ज़्यादा होगा। अब ये 90 पे क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देख सकते हो 90 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, सेक 90 पे अनडिफाइंड, और यहाँ पे देखो टेन भी 90 पे क्या अनडिफाइंड है। अब यहाँ पे देखो कोट और सेक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये देखो 0 पे ये दोनों यहाँ पे अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे हम 0 के इक्वल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 90 के इक्वल हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बट तीसरे वाले फॉर्मूले में क्या ध्यान में रखना है, थीटा 0 पे ये डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पे तो ठीक है 90 या 90 से लेस देन, बट 0 के इक्वल नहीं होगा। कोट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्यों नहीं होगा, यहाँ पे देखो कोट एंड कोसेक की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास में कोसेक का 0 पे क्या अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे हमें 0 के इक्वल नहीं कर सकते, और कोट में भी 0 पे क्या अनडिफाइंड है, तो ऐसे हम यहाँ से ये देख सकते हैं ना। अगर आपसे पूछ ले कि थीटा यहाँ पे क्या होगा, तो आप ऐसे इजीली आप बता सकते हो। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, अब ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, इससे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये रूट में आएगा। अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कोस थीटा हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूले जब आप प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो वहाँ पे यूज होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। वैसे आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक फॉर्मूला या फिर ये 3 आप याद रख लेना, इन्हीं से हम रिमेनिंग फॉर्मूले बना सकते हैं। अब सेकंड वाले फॉर्मूले से देखो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, देन टेन थीटा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ से देखो 1 इक्वल्स टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तीसरे वाले फॉर्मूले से कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, देन कोट थीटा आएगा रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1 से, और यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास में ये 4 टॉपिक होंगे। फर्स्ट वाला टॉपिक है लाइन ऑफ साइट, तो इसमें देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट की आंख के बीच में ये जो आपके पास लाइन बन रही है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये अगर इस ऊपर वाले को देख रहा तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे है तो ये ऐसे देखेगा तो ये होगी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की आंख के बीच में जो लाइन बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, ऑब्जर्वर की जो आईज है वहां से लेके ऑब्जेक्ट को ऐसे ये देख रहा है ना, कि ये जो ऑब्जर्वर है इसकी आंख के ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए अगर ऑब्जर्वर को अपना सर उठाना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुतुब मीनार बना हुआ है, यहाँ पे आप खड़े हो, अगर आपने इसका टॉप यहाँ पे सी को आप देख रहे हो तो आपको अपना सर उठाना पड़ेगा। ए को सी से मिलाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट, और ऑब्जर्वर की आई के जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइड। लाइन ऑफ साइड एंड हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। अगर यहाँ पे कोई काइट उड़ रहा है उसको आप देख रहे हो तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल और ये होगी लाइन ऑफ साइड, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे ही मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की जब बात करूँगा तो उस केस में आपको अपना सर झुकाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखो बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और यहाँ से ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको आप देख रहे हो तो आपको अपनी नज़रें झुकानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ साइड, और इसकी जो आईज है इसके ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो और यहाँ पे फुटबॉल रखा हुआ उसको देख रहे हो, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल और ये हो गया लाइन ऑफ साइड। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं। ए बी एंड सी डी यहाँ पे पैरेलल लाइंस है
और ये जो BC है ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल ऑफ डिफरेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 में, सर्कल्स में। क्लास 9th में आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, उसको मैं पहले थोड़ा सा बता दूंगा, उसके बाद हम 10th वाला भी देखेंगे। तो सर्कल क्या होता है, इन्फानाइट पॉइंट से मिलके बना होता है, उसको हम सर्कल बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो फिक्स जो आपके पास में एक पॉइंट होता है वो सेंटर हो जाएगा, और इस सेंटर को इस सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से मिलाऊंगा तो वो क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, ये हमें पता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सर्कल हो गया, अब ये इसकी रेडियस है, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो गया। ये इसकी यहाँ पे डिफरेंट डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इंट्रोडक्शन देख लेना या फिर यहाँ से भी रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सर्कल, OP इसकी यहाँ पे रेडियस है और O इसका सेंटर है, और ये जो बाहर ये जो आउटर वाला ये पूरा क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स आपको मिल जाएंगे। सरकमफ्रेंस को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर भी बोलते हैं। सरकमफ्रेंस को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर भी हम यहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद में देखो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट है P एंड Q, इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये PQ इसकी क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर की अगर बात करता हूँ तो ये जो आपके पास में कोड अगर ये सेंटर से जा रही तो ये क्या होगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर में ये पॉइंट ध्यान में रखना, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। डायमीटर क्या होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे OP रेडियस है और AOB इसका डायमीटर है, तो यहाँ पे R प्लस R ये किसके इक्वल होगा, D के इक्वल होगा। तो डायमीटर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो D इक्वल्स टू 2R। देन रेडियस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, D/2। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने अब तक स्टडी किया, OP यहाँ पे इसकी रेडियस है, AB यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर, और ST यहाँ पे इसकी कोड हो जाएगी। देन डायमीटर 2R के इक्वल, R इक्वल्स टू D/2। सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होगा, 2πr के। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अब सर्कुलर रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो सर्कल है इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक वो पार्ट जिनसे ये सर्कल जिन पॉइंट से मिलके बना हुआ है वो तो हो गया सर्कल, और इसके अंदर के पार्ट को हम बोलते हैं इंटीरियर, और बाहर जो पॉइंट है वो हो जाएंगे एक्सटीरियर। तो ये जो सर्कल एंड इंटीरियर पार्ट है इनको पूरे को मिला के हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर रीजन। इंटीरियर पार्ट एंड ये जो सर्कल है इस पे जो पॉइंट है इनको अगर मैं मिला दूंगा तो ये जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे सर्कुलर रीजन बोलते हैं, और ये इसको 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। अब आर्क क्या होता है, ये जो सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस पे हमने 2 पॉइंट ले रखा है P एंड Q, तो ये जो PQ है ये क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो PQ इसका आर्क है, तो ये हो गया स्मॉलर पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क बोलेंगे, और ऐसे PQ पे आर्क हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो लार्जर पार्ट है ऊपर की साइड, इस लार्जर पार्ट को देखो, ये भी तो इसका क्या है, एक आर्क है। P को अगर मैं ऐसे ले जाऊं तो ये भी इसका आर्क बन रहा है। लार्जर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। PRQ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा। अगर ये दोनों आर्क यहाँ पे इक्वल हो गया तो उस केस में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल यहाँ पे बोलेंगे। ये भी सेमी सर्कल और यहाँ पे ऊपर भी क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। तो PQ इसका क्या हो गया, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है सेगमेंट। तो सेगमेंट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि PQ यहाँ पे हमारे पास में एक ये कोड है, और P और यहाँ पे ये Q, ये क्या हो गया, इसका आर्क। तो आर्क और यहाँ पे कोड के बीच में जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। और ये जो सेगमेंट है ये भी यहाँ पे 2 टाइप का होगा, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास में ये जो ऊपर वाला एरिया ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट, और ये जो नीचे ये क्या हो जाएगा आपका, माइनर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर ये दोनों सेगमेंट यहाँ पे इक्वल हो गए तो इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि PQ यहाँ पे आर्क है, OP रेडियस है, OQ रेडियस है, तो यहाँ पे ये जो बना है इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। अब ये सेक्टर भी क्या हो जाएगा हमारे पास में 2 टाइप का, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। अब यहाँ पे देख सकते हो PQ यहाँ पे क्या मेरे पास में माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क और ये रेडियस से बना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे।
और अगर मैं ऊपर की साइड वाला ये लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मेजर आर्क। तो मेजर आर्क से जो बनेगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या गिवन है कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो उसको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। अब कुछ यहाँ पे थ्योम्स है, अगर हमारे पास में ए बी एंड सी डी दो इसकी कोड है, अगर ये दोनों कोड यहाँ पे इक्वल है तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल यहाँ पे बनाती है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई दो कोड है ए बी एंड सी डी, वो सेंटर पे अगर इक्वल एंगल यहाँ पे बना रही है तो ये दोनों कोड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे देखो पी क्यू आर एस, यहाँ पे दो कोड इक्वल है तो इन दोनों कोड से जो आर्क बन रहा है यहाँ पे, ये जो पी क्यू आर्क और यहाँ पे जो एस आर आर्क है, ये दोनों इक्वल होगा। या फिर हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, अगर दो आर्क इक्वल है पी क्यू आर्क एंड यहाँ पे ये जो आर एस आर्क है, ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे जो कोड बनेगी पी क्यू एंड ये आर एस, ये दोनों भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, पी क्यू आर्क है एंड एस आर यहाँ पे आर्क है। अब देखो इक्वल आर्क है तो वहाँ पे क्या बनेगी, इक्वल कोड बनेगी। पी क्यू है वो आर एस के इक्वल हो जाएगी। और आपको मैंने बता रखा है कि जो इक्वल कोड होती है वो सेंटर पे क्या बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि देखो पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस मेरे पास में दो यहाँ पे क्या गिवन है, इसकी कोड गिवन है। और यहाँ पे ये जो आपके पास में ओ एल और यहाँ पे क्या ओ एम, ये सेंटर से डिस्टेंस है। तो इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर यहाँ पे दो कोड है वो इक्वल है तो उनके सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर सेंटर से हमारी डिस्टेंस यहाँ पे अगर सेम है तो वो दोनों कोड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद में पी क्यू यहाँ पे कोड है, सेंटर ओ है। इस सेंटर ओ से पी क्यू पे अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी एम है वो किसके इक्वल होगा, एम क्यू के इक्वल होगा। तो ये जो आपके पास में परपेंडिकुलर है ये इस कोड को क्या करेगा, यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे देखो पी एम अगर एम क्यू के इक्वल है तो ये जो आपके पास में ओ एम है वो इस पी क्यू पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे, अगर ए बी सी मेरे पास में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो यहाँ से मेरे पास में ओनली वन सर्कल यहाँ पे मैं बनाऊंगा। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर मेरे पास में एक पॉइंट P गिवन है तो इस P पॉइंट से मैं कितने सर्कल बना सकता हूँ, इन्फानाइट सर्कल बना सकता हूँ। अगर दो पॉइंट गिवन है पी क्यू तो यहाँ पे भी हम डिफरेंट रेडियस के इन्फानाइट सर्कल बना सकते हैं। अगर एक पॉइंट है तो इन्फानाइट सर्कल, दो है तो वहाँ पे भी इन्फानाइट। बट अगर 3 पॉइंट है और वो तीनों नॉन कोलिनियर है, एक लाइन पे नहीं है, तो वहाँ से ओनली वन सर्कल हम ड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद में कैन यू ड्रॉ इस सर्कल पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। देखो 3 अगर कोलिनियर पॉइंट है वो तीनों एक ही लाइन पे होंगे तो इससे हम सर्कल यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, देखो अगर ए और बी को लूँगा तो सी यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हो ए एंड सी को लूँगा तो बी इसके अंदर आ गया, ए बी को लूँगा तो सी इसके बाहर आएगा। 3 कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है तो वहाँ से हम सर्कल नहीं बना पाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या याद रखना आपको कि मेरे पास में देखो ये पी क्यू यहाँ पे आर्क है और पी क्यू आर्क है और इसके यहाँ पे ऊपर की साइड ये जो एंगल थीटा है तो सेंटर पे कितना होगा, 2 थीटा होगा। सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ये 2 थीटा बनाएगा। तो आर्क यहाँ पे पी क्यू है, ये माइनर आर्क है तो इसको हम एंगल बोलेंगे। अगर हमारे पास में ये मेजर आर्क होता तो यहाँ पे ये जो 2 थीटा इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होगा। मेजर आर्क में उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे क्या बोल दूंगा, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास में, पी ओ क्यू किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स पी ए क्यू के। ठीक है, तो अगर यहाँ थीटा तो यहाँ पे कितना होगा, 2 थीटा होगा। इसके बाद में एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ओपी रेडियस है, ओक्यू रेडियस है। अब ये जो ऊपर की साइड ये जो सेगमेंट है यहाँ पे देखो ये जो एंगल आपके पास में यहाँ पे थीटा और बी भी थीटा है तो ये दोनों एंगल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद में सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके बाद क्या ध्यान में रखना है,
कि ए बी यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है और इसके एक साइड में ये जो सी एंड डी है, अगर ये इक्वल एंगल है तो ये जो चारों पॉइंट आपके पास में ए बी सी डी ये इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे होंगे और इनको हम क्या बोलेंगे, कनसाइक्लिंग पॉइंट्स हम उसको बोलेंगे। इसके बाद में यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास में ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर गिवन है और इसके चारों वर्टेक्स अगर सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हम यहाँ पे बोलेंगे। अब इसमें जो एंगल ए प्लस एंगल सी है वो कितना 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। If the sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic। तो ये सब पॉइंट हमें पता होने चाहिए। इसके बाद में आपको क्या बोल रखा है कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में C यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल BAD है ये किसके इक्वल होगा, एंगल DCE के इक्वल होगा। अब 10th क्लास में हमें गिवन है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इसका मतलब क्या है कि सर्कल है और यहाँ पे ये लाइन है, इसको हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इस सर्कल को कहीं पे भी टच नहीं कर रही है और यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। सेकेंड या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि वो उस सर्कल को ऐसे बीच में से कट करेगी और यहाँ पे दो कॉमन पॉइंट होते हैं मेरे पास में, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। ए एंड बी यहाँ पे दो क्या कॉमन पॉइंट है। अब टेंजेंट क्या होती है, देखो टेंजेंट होती है वो सर्कल के एक पॉइंट को टच करके जाएगी, उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। जिस पॉइंट पे टेंजेंट इस सर्कल को टच कर रही है इसको ए पॉइंट हमने बोल रखा और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे ओनली वन कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखो अगर मेरे पास सर्कल गिवन है तो इस सर्कल पर मैं कितनी टेंजेंट बना सकता हूँ। एक सर्कल पे हम इन्फानाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल है वो इन्फानाइट पॉइंट से मिलके बना होता है, तो हर एक पॉइंट पे हम एक एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में देखो सर्कल पे अगर एक पॉइंट P गिवन है तो इस पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट हम ड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद में अगर पॉइंट कोई सर्कल के अंदर है तो वहाँ से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो अगर पॉइंट अंदर है तो यहाँ से ये सब क्या बन जाएगी, ये सेकेंड बन जाएगी। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहाँ से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। PAPB क्या हो जाएगी, इस टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी और PAPB के इक्वल होगी। ये सब हमें यहाँ पे पता रखना है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, PA, एंड ये जो PB है ये क्या होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है और ये दोनों यहाँ पे क्या होती है, इक्वल होती है। अब नोट डाल के यहाँ पे देखो सर्कल बना रखा, सेंटर O है और इसके बाहर पॉइंट P है। P से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है, PAPB। अब इसके बाद में देखो O को मैंने P से मिला रखा, ठीक है, और O को A से मिलाऊंगा, O को B से मिलाऊंगा। तो O को जैसे ही मैंने यहाँ से A से मिलाया तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, और O को जैसे ही मैंने यहाँ पे B से मिला दिया ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का होगा। देखो जो भी आपके पास में टेंजेंट है उस टेंजेंट पे अगर ये जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। वो थ्योरम भी हम इसके बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये एंगल कितना 90 का, ये भी 90 का। अब ये जो आपके पास में OP है ये इस एंगल P को भी क्या करेगी, ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, मतलब बाइसेक्ट करेगी, और ये जो सेंटर पे एंगल है इसको भी बाइसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 3 4 के इक्वल होगा, 1 है वो 2 के इक्वल होगा। इसको हमने ऐसे भी हम लिख सकते हैं और यहाँ पे PAPB के इक्वल होती है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो आपके पास में टेंजेंट होती है वो इस सेकेंड या इंटरसेक्टिंग लाइन का स्पेशल केस होता है। कैसे, देखो जैसे जैसे मैं ऐसे इसको ऐसे ड्रॉ करता जाऊंगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के ये जो दोनों पॉइंट A एंड B जब एक पॉइंट पे आ जाएंगे तो उससे जो जाने वाली होगी उसको हम बोलेंगे टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो ये जो P एंड Q है यहाँ पे दो पॉइंट है, तो इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो यहाँ पे एक पॉइंट कॉमन बन जाएगा, तो ये इसकी टेंजेंट। अगर मैं इस तरफ लेके आऊंगा तो यहाँ पे ये एक ही पॉइंट रह गया तो ये भी होगी इसकी टेंजेंट हो जाएगी, और ये तीनों यहाँ पे पैरेलल है। उसके बाद में एक सर्कल है उस पे हम दो टेंजेंट यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं।
देखो ऐसे और ऐसे, या फिर अगर आप ऐसे इस पे ड्रॉ करोगे तो भी वो क्या आएगी, 2 टेंजेंट ही बनेगी। तो ये पॉइंट आपको सब यहाँ पे ध्यान में रखने। उसके बाद देखो एक हमारे पास में ये टेंजेंट है और पॉइंट P क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और O इसका सेंटर है। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो जो OP है वो इस टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ रेडियस। देखो OP रेडियस है और इस रेडियस के एंड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स। अगर ये इस रेडियस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, आपकी टेंजेंट होती है। और ये जो आपके पास OP है इसको हम नॉर्मल भी बोलते हैं। तो P यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और ये जो अक्स वाई है वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आइसोलिस ट्राइंगल की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 2 साइड इक्वल होगी, AB एंड AC हमने इक्वल ले रखी है। तो इनके अपोजिट जो एंगल है, एंगल B एंड एंगल C इक्वल होगा। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और वर्टेक्स A से अगर मैंने यहाँ पे ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये जो एंगल A है इसको भी बाइसेक्ट करेगा और साइड BC को भी ये बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो BD है वो किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल होगा। एंड एंगल BAD एंगल DAC के इक्वल होगा। ये सब क्वेश्चन को सोल्व करोगे वहाँ पे यूज होता, तब मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो सम ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यहाँ पे ये P पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, 2 टेंजेंट मैंने बना दी यहाँ पे। अब ये OP इसकी रेडियस है, OQ रेडियस है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, ये 110 डिग्री। अब इन चारों का जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री होगा। इस यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। उसके बाद में देखो अगर मुझे ट्राइंगल की 3 साइड गिवन है तो उसका एरिया कैसे मैं फाइंड आउट करूंगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे हीरोन्स के फॉर्मूले का यूज करना होगा। रूट के अंदर S, ब्रेकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब S होता है यहाँ पे क्या होता है आपका सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C बाई 2। ABC क्या होता है, देखो यहाँ पे A है, इस कैपिटल A के सामने की साइड को स्मॉल a बोलेंगे, तो स्मॉल a कितना होगा, 6 प्लस 8 14। कैपिटल B के सामने स्मॉल b x प्लस 6 सेंटीमीटर, कैपिटल C के सामने स्मॉल c x प्लस 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट करके s फाइंड आउट कर लेंगे और ए बी सी हम यहाँ से ये पुट करेंगे तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब यहाँ पे एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रखा है और ये इसकी सरकमफ्रेंस है, ओ ए इसकी रेडियस है, ए बी इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा डायमीटर। डायमीटर 2r के इक्वल होता है आर डी बाई 2, सरकमफ्रेंस या इसको पेरीमीटर 2 पाई आर, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ पाई डी। 2r को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ डी डायमीटर, तो इसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं। अब पाई की वैल्यू या तो 22/7 लेनी या फिर 3.14। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम 22/7 लेके यहाँ पे सोल्व करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। सेमी सर्कल की बात करता हूं तो यहाँ पे देखो इसका ये जो सरकमफ्रेंस है वो पाई आर हो जाएगी। सर्कल की 2 पाई आर होती है, इसकी हाफ होगी तो पाई आर, और यहाँ पे ये इसका डायमीटर है। अब पेरीमीटर की बात करेंगे तो एक कंप्लीट राउंड में अगर आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो डी, और ये इसकी सरकमफ्रेंस पाई आर, तो पाई आर प्लस डी क्या हो जाएगी इसकी पेरीमीटर। अब एरिया फाइंड आउट करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 4th पार्ट, तो सर्कल के एरिया को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब सेक्टर की बात करते हैं तो देखो सेक्टर क्या होता है, ए बी आर्क है, ओ ए ओ बी रेडियस है, इनके बीच में जो बना उसको हम सेक्टर बोलेंगे। माइनर आर्क से जो बनेगा उसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे, और मेजर आर्क से जो एरिया बनेगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर का एरिया बोलेंगे। 1 कंप्लीट राउंड करने के लिए यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में एरिया कितना कवर होगा इस सर्कल का पूरा एरिया, तो पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री में कितना पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। बट यहाँ पे देखो माइनर सेक्टर में एंगल थीटा बन रहा, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा इसको थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये तो एरिया हो जाएगा माइनर सेक्टर का। अब मेजर सेक्टर की बात करेंगे तो मेजर सेक्टर का जो एंगल है वो कितना बन जाएगा 360 माइनस थीटा,
टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। अब ये थीटा यहाँ से माइनस कर देंगे, तो थीटा की जगह हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे 360 माइनस थीटा लिख देना है। या फिर दूसरा हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, इस सर्कल का जो टोटल एरिया है वो कितना पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। अब सेगमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे ए बी कोड है और उसके बाद में ये आर्क है, तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट, और ए बी के ऊपर की साइड क्या हो जाएगा, आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, देखो ओ ए और यहाँ से ये आर्क बी और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में माइनर सेक्टर हो गया। अब माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया अगर हटा दूंगा तो मेरे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, कब, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम होगी। और माइनर सेक्टर का एरिया का भी हमने फॉर्मूला देखा था थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा जैसे 120 डिग्री, तो उस केस में हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये जो फॉर्मूला वो इसी फॉर्मूला से बना है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी फॉर्मूले से इसको सोल्व कर लेना, पर देख लेना कि यहाँ पे एंगल क्या, उस हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई कर लेना। उसके बाद में अगर मैं मेजर सेगमेंट की बात करूँगा तो सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का हम एरिया यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो टोटल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से अगर मैं यहाँ पे ये माइनर सेगमेंट वाला एरिया हटा दूंगा तो ऊपर ये जो मेजर सेगमेंट है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं गिवन है क्वेश्चन में, ओनली सेक्टर गिवन है, तो उसका मतलब हमें माइनर सेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर सेगमेंट गिवन है तो वहाँ पे हमें ओनली माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है। अब लेंथ ऑफ आर्क अगर मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये जो देखो ए बी पी, अगर इसकी मुझे यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 360 डिग्री अगर कंप्लीट होगा तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कवर हो जाएगी पूरी, किसके इक्वल 2 पाई आर, तो 1 डिग्री में 2 पाई आर अपॉन 360, और यहाँ पे एंगल थीटा है तो कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, तो ये तो हो जाएगी माइनर आर्क की लेंथ। अगर मेजर आर्क की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एंगल 360 माइनस थीटा यहाँ पे लिख देंगे, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी। अगर 2 से इसको मैं कैंसिल करूँगा 360 को तो 180, तो आप ऐसे भी इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में देखो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल अगर मुझे गिवन है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। इक्विलेटरल अगर मुझे ट्राइंगल गिवन है तो उस केस में देखो इसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी, तो हमने साइड ए ले रखी है, तीनों एंगल इक्वल होंगे, वो किसके इक्वल होंगे, 60 डिग्री के इक्वल होंगे। और ये जो हाइट है ये किसके इक्वल होती है, a√3/2। तो अगर इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे तो √3/4 a स्क्वायर आ जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये हमें इसको याद ही रख लेना। ठीक है, जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा वहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास में, सरफेस एरिया एक तो होता है लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे सर्कुलर शेप होगी, और फ्लैट अगर सरफेस गिवन है वहाँ पे हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, और इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो लेटरल हम कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उसकी मैं फर्श और रूफ को छोड़ दूंगा तो 4 जो वॉल्स है उसका जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। रूफ एंड फ्लोर को अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो वो आ जाएगा टीएसए में, टोटल एरिया में। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर इसमें देखो कितना यहाँ पे पानी या कोई लिक्विड आ सकता है तो वो इसका वॉल्यूम है, या फिर एक क्यूब गिवन है ये स्पेस में कितना एरिया यहाँ पे कवर कर रहा है तो वो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इनके फॉर्मूले, क्यूब के फॉर्मूले हैं, उसके बाद में क्यूबॉइड के फॉर्मूले हैं, उसके बाद में सिलेंडर का फॉर्मूला, नेक्स्ट कोन के फॉर्मूले हैं, और यहाँ पे एल क्या होती है, स्लांट हाइट होती है, ये होता है L² = R² + H²। नेक्स्ट स्पेयर के फॉर्मूले याद रखना है, और हेमी स्पेयर का फॉर्मूला हमें याद रखना है। स्पेयर में CS से TS से दोनों क्या होते हैं, इक्वली होते हैं। ठीक है,
तो ये सब फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखना है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लेना इस चैप्टर का, बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये फॉर्मूले हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉब्लम पूछेगा वो कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम हमारे पास में आती है, हमें ये इस टाइप की प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पे देखो, एक तो क्या बना हुआ है मेरे पास में, सिलेंडर बना हुआ है और दोनों साइड यहाँ पे क्या बने हुए, हेमिस्फीयर बने हुए, दो हेमिस्फीयर और एक बना हुआ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करूंगा तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनके फॉर्मूले हम यूज करके वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर हमें ऐसे, ये देखो टॉय गिवन है तो इस टॉय में देखो ऊपर की साइड क्या बना हुआ है, एक कोन बना हुआ है और नीचे की साइड क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है। इस कोन को इस हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है तो ये टॉय बना हुआ है। तो इसका TSA फाइंड आउट करेंगे तो कोन के CSA में हेमिस्फीयर के CSA को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका TSA आ जाएगा। अब इसमें कुछ यूनिट कन्वर्जन पे आपको ध्यान में देना है। 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम। तो अगर मुझे यहाँ पे 8 kg गिवन है, इसको ग्राम में चेंज करना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर 5 ग्राम गिवन है, इसको kg में कन्वर्ट करना तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये kg में आ जाएगा। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। 6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे देखो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/100 मीटर के। 700 सेंटीमीटर है तो इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो, हमें एरिया में अगर चेंज करना है तो देखो एरिया है तो वहाँ पे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन होगा। तो 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। अब मुझे स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁴ सेंटीमीटर के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एरिया में इसका यूज होता है तो अगर मुझे इतना एरिया गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है 1/10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1/10⁴ मीटर स्क्वायर के। अगर मीटर स्क्वायर गिवन है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁴ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब अगर मुझे वॉल्यूम की बात है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे वॉल्यूम में। तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मीटर क्यूब को मुझे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1/10⁶ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में कॉस्ट इक्वल होती है एरिया इंटू रेट के। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को जब सोल्व करोगे तो वहाँ पे देखो 156.25 रूट के अंदर आएगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमें देखो 2-2 के पेयर बनाना। पहले डेसिमल के इस तरफ 2, फिर यहाँ से स्टार्ट करना 2 और यहाँ पे 1 रह गया तो 1। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखूंगा और यहाँ पे 1, ठीक है। तो 1 तो यहाँ पे कितना 0। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 1 था यहाँ पे लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे 0 और ये नेक्स्ट पूरा पेयर आएगा 56। अब यहाँ पे तो 2 है, अब एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना, उसी को यहाँ पे लिखना है। तो 2 लिखा और यहाँ पे 2 तो कितना 44 और उस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेना है तो कितना 24 और यहाँ से कितना 12। डेसिमल था डेसिमल। अब नेक्स्ट पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे देखो 24 तो आ गया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेगा जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और वो यहाँ पे भी आएगा। वो नंबर इसके आसपास आ सकता है या फिर इसके एग्जैक्ट सेम आ सकता है। तो जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्ट यही नंबर आ गया, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। ऐसे हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। आप एक्सरसाइज आके देख लेना, वहाँ पे पूरा अच्छे से और इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। अब यहाँ पे देखो मीन, मोड एंड मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। तो मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके हमारे पास में कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले। डायरेक्ट मेथड से मैं सोल्व कर सकता हूँ। इसमें होता समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। एक्स आई एंड एफ आई की जब वैल्यू स्मॉल होगी तो हम डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। नेक्स्ट है अज्यूम्ड मीन मेथड, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई। देखो एक्स आई एंड एफ आई की वैल्यू जब लार्ज होगी तो इन दोनों फॉर्मूलों को हमें यूज करना, इनमें से किसी एक को।
अगर देखो DIs की वैल्यू में अगर कोई कॉमन आ रहा है तो वहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। अगर DI में कॉमन नहीं है तो हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लेंगे। तो इन तीनों मेथड्स को कहाँ कहाँ पे लगाना है, अक्साई FI की स्मॉल वैल्यू है तो डायरेक्ट मेथड, अगर लार्ज वैल्यू है तो हम यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें DI इन दोनों में फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही मैं DI फाइंड आउट करूँगा वहाँ पे अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो अज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे। अगर यहाँ पे सब में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज करेंगे। इसको मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, इसमें देख सकते हो कि ये जो आपके पास में FI है तो इसको हमें कैसे यहाँ पे लिखना। देखो डायरेक्ट मेथड की जब मैं यूज करूँगा तो ये तो हमें गिवन है, तो इसको तो हम बोलते हैं लोअर लिमिट और यहाँ पे 25 हो जाएगा अपर लिमिट। ठीक है, तो ये सारी की सारी इधर लोअर लिमिट है, इस तरफ है अपर लिमिट। FI हमें गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है इसको FI बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको जब मैं सम करूँगा तो इसको समेशन FI बोलेंगे, 35 आ गया। अब यहाँ से देखो ये इंटरवल गिवन है तो अक्साई फाइंड आउट करूँगा, उसको बोलते हैं क्लास मार्क या मिड पॉइंट। तो ये किसके इक्वल होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर लिमिट यहाँ पे कितना 25, लोअर लिमिट 15, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हमें ये पूरा यहाँ पे क्या बना लेना, अक्साई बना लेना। ठीक है, तो अक्साई आ गया हमारे पास में। अब क्या करना, इस FI को अक्साई से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जैसे ही इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसको जब टोटल करूँगा तो समेशन FI अक्साई आएगा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा ये मीन आ जाएगा। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। तो देखो क्लास इंटरवल FI अक्साई तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे A क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। हम यहाँ पे ये जो अक्साई है इसकी जो मिडल वैल्यू है उसको हम A लेंगे। देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 50 है इसको मैं यहाँ पे क्या लूँगा, A लूँगा। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे देखो दो वैल्यू आती 40 और 50, तो आप कोई भी ले सकते हो अपने हिसाब से। देखो एग्जैक्ट अगर कोई मिडल वैल्यू आ रही है तो उसको लेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास में 80 नहीं होता, 70 तक ही होता, तो यहाँ पे 40 और 50 दोनों क्या होती, इसके बीच में होती। तो आप 40 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, उससे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू ले लेंगे। अब DI क्या होता है, अक्साई माइनस A, तो A की वैल्यू कितनी 50। तो DI फाइंड आउट करने के देखो अक्साई कितना हो गया 20 में से माइनस करेंगे 50। अब इसको कैसे लिखे, देखो जो हमने A ले रखा उसके सामने लिख देना 0। ठीक है, 0 लिख देंगे। उसके बाद में कितना गैप है यहाँ पे, 15 से 25 10 का गैप है, तो ऊपर की साइड -10 -20 -30 और इस 0 से नीचे 10 20 30 लिख देंगे। अब FI DI की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 6 को -30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसे हम FI DI फाइंड आउट कर लेंगे। इन सब को ऐड करेंगे और यहाँ पे FI को ऐड करेंगे। फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में देखो समेशन FI UI हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो FI UI कैसे फाइंड आउट करेंगे, UI किसके इक्वल होता है, DI अपॉन H के। H क्या होता है, क्लास साइज। तो क्लास साइज कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे देखो अपर लिमिट कितना 25 और लोअर लिमिट कितना 15 और इन दोनों का गैप कितना 10, तो H की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल मुझे गिवन था, FI यहाँ पे हमारे पास में गिवन है, अक्साई हम फाइंड आउट कर लेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, DI हमने फाइंड आउट कर रखा है। अब UI के लिए क्या करेंगे, DI अपॉन S। तो DI की जो वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, UI आ जाएगा। ठीक है, अब UI आ गया। देखो UI के हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, DI के सामने जो 0 है 0, -1 -2 -3 और नीचे की तरफ 1 2 3 आएगा यहाँ पे। अब इसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो जो DI हमने फाइंड आउट किया था इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है सब में। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टेप डेविएशन का यूज कर लेंगे। अब FI UI की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। FI UI, तो FI की वैल्यू यहाँ पे 6 और UI -3, तो -18, 11 इंटू -2 18। तो ऐसे करके हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे, FI UI की वैल्यू आएगी और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में मोड ऑफ ग्रुप डेटा।
अब मोड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 8 है इसके सामने यहाँ पे ये जो क्लास है वो क्या 3 से 5 है, तो ये जो पूरा आपके पास में क्लास है इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। और मॉडल क्लास की जो लिमिट है यहाँ पे देखो 3, ये क्या लोअर लिमिट है, तो इसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे लोअर लिमिट को। अब ये जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रखी है मॉडल क्लास में, इसको हम F1 लिखेंगे और F1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और F1 के बाद की फ्रीक्वेंसी को हम F2 लिखेंगे। और यहाँ पे ये जो आपके पास में क्लास इंटरवल है इसमें गैप कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना 2, तो S की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला होता है मोड का L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, L इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारे पास में क्या था 3 से 5, तो L की वैल्यू यहाँ पे 3 लिख लेंगे। H क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो देखो 5 माइनस 3 2। फिर F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो यहाँ पे कितना 8। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F1 से पहले की फ्रीक्वेंसी को F0 और F1 के बाद की फ्रीक्वेंसी को F2। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे ग्रुप्ड डेटा का। बट अनग्रुप्ड डेटा की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल गिवन है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मतलब सबसे छोटी वैल्यू को पहले लिखेंगे और उससे बड़ी वैल्यू को बाद में ऐसे लिखते जाएंगे। जो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ उतनी बार लिखना है। यहाँ पे देख सकते हो 3 यहाँ पे कितनी 4 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 लिखेंगे। और यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे 2 बार लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद अगर नंबर इवन या ऑड है तो उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे कितना हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये 10 क्या होता है इवन। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो n की वैल्यू 10, तो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 5 प्लस 1 6, तो 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना 3, 6th भी यहाँ पे 3, तो 3 प्लस 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, इसका 3 आएगा। अब सेकंड एग्जांपल में देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, n की वैल्यू 9 है, तो ऑड वाले केस में क्या लिखूंगा n प्लस 1 अपॉन 2। n की वैल्यू 9, तो 9 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 10 अपॉन 2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आएगा। ग्रुप्ड डेटा का मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पे देखो टोटल 53 स्टूडेंट्स हैं और 100 मार्क्स में से ये हमारे पास में टेबल गिवन है कि 0 to 10, तो 0 से 10 के बीच में कितने 5 स्टूडेंट है। 5 स्टूडेंट ऐसे जिनके मार्क्स 0 से 10 तक आ रखे हैं। 10 से 20 के बीच में 3 स्टूडेंट है, ऐसे हमें ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब इसमें देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें CF फाइंड आउट करना पड़ता है। CF हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में F गिवन है, उसको हम लिख लेंगे एज इट इज यहाँ पे, ठीक है। 5 था तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया। अब इस 5 में क्या करोगे, नेक्स्ट नंबर 3 है इसको ऐड करेंगे 8, इस 8 में नेक्स्ट यहाँ पे 4 है इसको ऐड करूंगा 12, 12 में जो नेक्स्ट यहाँ पे 3 है इसको ऐड करेंगे। तो ऐसे नेक्स्ट नंबर को हम यहाँ से ऐड कर करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब इनका जो टोटल सम है समेशन FI या फिर इसको हम n बोलेंगे, और यहाँ पे CF की जो लास्ट वैल्यू है ये दोनों सेम होनी चाहिए, यहाँ 53 यहाँ भी 53। अगर ये लास्ट वाली वैल्यू और इनका सम मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने CF फाइंड आउट करने में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक की है। तो आप दोबारा चेक कर लेना, ये दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो n है n/2 फाइंड आउट करना है। तो 53/2 कितना 26.5। अब 26.5 CF में देखना कहाँ पे आ रहा है, ये 22 और 29 के बीच में आ रहा है। तो ये जो 26.5 है इसके आसपास की बड़ी वैल्यू को देखना कितना 29। तो ये जो 29 वाला पूरा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीडियन क्लास, ठीक है। n/2 करेंगे, n/2 की जो वैल्यू आ रही है उससे जस्ट बड़ी और उसके आसपास होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 22 तो इससे छोटा है बट बड़ी वैल्यू क्या 29, तो 29 वाला ये पूरा का पूरा ग्रुप हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये जो आपके पास में आ गई मीडियन क्लास, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब L क्या लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी 60, तो L की वैल्यू हो जाएगी 60। n/2 हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा है। उसके बाद CF में क्या लेना है, ये जो 29 है इसके जस्ट ऊपर वाला कितना 22 यहाँ पे हो जाएगा CF।
और एफ क्या हो जाएगी, ये जो आपके पास 7 है, ये जो मीडियन क्लास में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी एफ। एच होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से कितना आएगा 10 आएगा। अब इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सी एफ यहाँ पे दो टाइप की होगी, लेस देन और मोर देन। अब इसमें आपको ध्यान से रखना, देखो लेस देन वाली की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये अपर लिमिट लेना 10, 20, 30। तो फर्स्ट वाले में क्या लिखूंगा, लेस देन 10, सेकंड में लेस देन 20, लेस देन 30 ऐसे लिखेंगे, और लास्ट में 100 है तो लेस देन 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 53 स्टूडेंट्स गिवन है। सी ए फाइंड आउट करने के लिए 5 को लिखेंगे, 5 में 3 को ऐड करूंगा 8, 8 में 4 को ऐड करेंगे 12, 12 में 3 को ऐड करेंगे 15। ऐसे करके हमें सी एफ यहाँ पे लिख लेना है, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया सेम वैसे सी एफ यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। तो इन सब को मैं ऐड करूंगा, ये 53 और ये भी 53, तो इसका मतलब यहाँ पे ये करेक्ट है। तो ऐसे हमें यहाँ पे सी एफ बना लेना है। तो जब भी लेस देन गिवन है क्वेश्चन में, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम गिवन है तो यहाँ पे जो आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है वो सी एफ गिवन होगा, ना कि एफ। यहाँ पे क्या गिवन होगा, सी एफ गिवन होगा, ये ध्यान में रखना। उसके बाद मोर देन वाले में आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पे देखो लोअर लिमिट लेना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल टू 0, फिर मोर देन और इक्वल टू 10, ऐसे करके मोर देन और इक्वल टू 90 तक लिख लेंगे। अब यहाँ पे बताओ आपकी क्लास में मान लो कितने भी स्टूडेंट है वो आपको पता है। अगर कोई टेस्ट हो रहा है 100 मार्क्स का, तो मोर देन और इक्वल टू 0, तो सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो कितने आ सकते हैं, मिनिमम 0 और मैक्सिमम कहाँ तक 100 तक आएंगे। तो 0 से लेके 100 में सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। तो मोर देन वाले में आपको क्या ध्यान में रखना है, सी एफ में सबसे पहले क्या लिखोगे, टोटल स्टूडेंट जो गिवन है, ये जो सी एफ है इसका टोटल यहाँ पे ऊपर लिखोगे, ये ध्यान में रखना है। मोर देन और इक्वल टू 0 में कितना लिख देंगे 53, फिर मोर देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या करना, देखो लेस देन 10 वाला कितना 5, इसको क्या कर देना माइनस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले इनका सम है उसको लिखेंगे, उसमें से पहले ये जो ऊपर 5 है उसको माइनस कर दूंगा 48, 48 में से 3 को माइनस करेंगे 45, 45 में से 4 को माइनस करेंगे 41। तो ऐसे करके यहाँ पे सी ए बनाना है। अब यहाँ पे जो सी ए पाएगी उसमें देखो लास्ट में 8 आ रहा है, और यहाँ पे एफ में जो 8 है ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो मोर देन वाले में भी क्या ध्यान में रखोगे, यहाँ पे क्या आता है मेरे पास में सी एफ आता है, और लेस देन में भी सी एफ आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब एक फॉर्मूला और होता है, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, इसको बोलते हैं हम एम्पेरिकल रिलेशनशिप। इसमें कोई भी 2 वैल्यू देगा और तीसरी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने को बोलेगा। अब इसके बाद में हम लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 14। तो इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, और जो इवेंट होगा 100% होगा उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारे पास में, 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, बट 1 के इक्वल या 1 से कम होगी। बट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव में कभी भी नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा भी कभी भी नहीं हो सकती, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई 1 के इक्वल होगी। कोई इवेंट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी और कोई इवेंट नहीं हो रहा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वहाँ पे कितना 1 आएगा। और नॉट ई को मैं ई बार से भी रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं, और यहाँ से देखो पी ऑफ ई बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और यहाँ पे ई बार नॉट ई क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई, और ई एंड ई बार कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं। उसके बाद में देखो प्लेइंग कार्ड्स पे प्रॉब्लम आती है, तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। 52 कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं और एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। तो स्पेड एंड क्लब क्या होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और इसको हम सूट बोलते हैं। तो एक सूट में कितना होता है 13 कार्ड्स होते हैं। तो ब्लैक कार्ड्स टोटल कितने हो जाएंगे, स्पेड प्लस क्लब के मिला के हो जाएंगे कितने, 13 प्लस 13 कितने 26। ऐसे मैं रेड कार्ड्स की बात करूंगा तो डायमंड और हार्ट ये भी कितने 13 प्लस 13 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ए से स्टार्ट होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे क्यू के, जे क्यू के ये क्या होते हैं मेरे पास में फेस कार्ड्स होते हैं। जे क्यू के क्या होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं।
तो यहाँ पे 3 फेस कार्ड, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास में कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 3 3 3, यहाँ पे कितना 12, तो 12 हमारे टोटल फेस कार्ड्स हो जाएंगे। जे मतलब जे क्यू क्वीन और के मतलब किंग होता है, ठीक है। और ए यहाँ पे एस होता है जिसको हम इक्का बोलते हैं। अब इसके बाद में देखो ये जो ब्लैक कार्ड्स है वो कितने होते हैं? स्पेड प्लस क्लब 13 प्लस 13 26। रेड कार्ड्स में डायमंड आएगा, हार्ट आएगा, 13 प्लस 13 कितना 26। अब यहाँ पे देखो जो भी कार्ड है वो कितना होगा? यहाँ पे 4 होगा। देखो 4 सूट होते हैं तो ए कितने 4, 2 भी 4, ऐसे जे भी 4, क्यू भी 4 और यहाँ पे किंग भी 4 होते हैं ना, तो सारे कार्ड कितने होते हैं? 4 4 होते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा। और सूट, एक सूट में कितने 13 कार्ड्स होते हैं। तो ऐसे हमारे पास में देखो कार्ड होता है ए 2 3 से कहाँ तक 10 तक, जे क्यू के। तो जे क्यू के क्या होते हैं? फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास में कितने होंगे? 12 टोटल हो गए फेस कार्ड्स हो गए। और हर एक कार्ड यहाँ पे कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्लैक कार्ड की बात करता हूँ 13 और यहाँ पे 13 कितना हो गया 26। और रेड कार्ड्स में भी कितना हो जाएंगे 13 प्लस 13, तो ये भी कितना हो जाएगा 26। और यहीं पे ये आपका पूरा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इन सब फॉर्मूलों को आपको अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें लिख लेना है, अपने हैंड राइटिंग में लिखोगे। और डेली आपको क्या करना है? 2-2 चैप्टर को आपको रोज पढ़ना। आज आपने 2 चैप्टर किए कंप्लीट, तो अगले दिन क्या करना? पहले 2 चैप्टर उनको आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद में 3 और 4 को कंप्लीट करोगे। थर्ड डे में 1 से लेके 4 को रिवाइज करोगे, 5 और 6। तो ऐसे एक वीक में आपका ये कंप्लीट होगा। उसके बाद में आपको 24 आवर्स में, एक दिन में कम से कम एक बार पूरे फॉर्मूलों को रिवाइज करना है। ऐसे ही आप शॉर्ट नोट सारे सब्जेक्ट को बना के रखोगे और जैसे जैसे आप इसको रीड करोगे बार बार, वैसे ये लिस्ट आपकी बहुत कम होती जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम से पहले शायद 1 या 2 पेज में पूरी आपकी मैथ्स आ जाएगी। अगर आप ऐसे इसको रिवाइज करोगे तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपके हाथ में ओनली 1 पेज होगा जिसमें पूरी मैथ्स के फॉर्मूले रहेंगे। हो सकता है एक चैप्टर में से 1 या 2 फॉर्मूले आपको लिखने की रिक्वायरमेंट है, तो इसको आपको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी। अगर फॉर्मूले आपको याद है तो प्रॉब्लम तो आप इजीली बना ही लोगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।